नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड निवेश में गारंटीड रिटर्न का वादा करना, फंड की जगह यूलिप बेचना, झूठ या अधूरी जानकारी देकर फंड बेचना, ये सब मिस सेलिंग की श्रेणी में आता है। आज हम आपको बताएंगे म्यूचुअल फंड में मिस सेलिंग से बचने के क्या है उपाय। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट से उनका परिचय करा देते हैं। पूनम रूंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। पूनम और प्रवीण दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। हम में से कई लोग या फिर इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि मिस सेलिंग का शिकार हुए होंगे और उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके साथ मिस सेलिंग हुई है। मतलब कुछ ऐसी स्कीम बेच दी गई, कोई ऐसा फंड बेच दिया गया उन्हें जिनकी शायद उन्हें जरूरत ही ना हो, या फिर वो उस फंड में निवेश करके बुरी तरह से फंस गए। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि मिस सेलिंग क्या होती है और क्या आपके साथ ये मिस सेलिंग हुई है, इसको पहचानने के तरीके क्या है, और अगर ऐसा हो जाता है तो क्या है बचाव। प्रवीण, सबसे पहले मैं मिस सेलिंग आपसे समझना चाहती हूँ। हम तो वेगली कह देते हैं कि मुझे उसने गलत फंड बेच दिया, या फिर मुझे तो कहा गया इसमें रिटर्न बहुत अच्छा आएगा लेकिन फंड में काफी नुकसान हो रहा है। तो मिस सेलिंग म्यूचुअल फंड में यूजुअली होती कैसे है, क्या है ये? नमस्कार स्वाति जी। मिस सेलिंग अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो बेसिकली कोई ऐसी चीज हमने निवेशक को दी है जहां पे उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी इन्वेस्टर के लिए, और ये हमने ऐसे किया है कि हमने कुछ जानकारी वहां पे छुपाई है। यानी कि या तो हमने अधूरी इंफॉर्मेशन दी उस स्कीम या उस प्रोडक्ट के बारे में, या हमने उसके रिस्क छुपाए, हमने कुछ इंफॉर्मेशन को हाइड किया है वहां पे, या हमने उसको एक ऐसे पैकेज में बांध के दिखाया है कि ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है जबकि वो परफेक्ट नहीं है। यानी कि एक अनसूटेबल प्रोडक्ट को हमने एक सूटेबल बना के प्रेजेंट किया इन्वेस्टर के सामने। ये तो ब्रॉडली हो गया मिस सेलिंग। और ये ज्यादातर निवेशक हम लोग देखते हैं कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जहां पे उनको दिखाया जाता है कि आप इतने पैसे लगाएंगे तो ये दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। या इवन म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छे रिटर्न के प्रोजेक्शंस करके स्वाति जी कई बार गलत प्रोडक्ट दे दिया जाता है, और जो उसका डाउन साइड होता है, जो रिस्क है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट के बारे में, वो बताई नहीं जाती है। और मेरे ख्याल से इस चीज के इस जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के चलते बहुत सारे निवेशक कई बार जो अनसूटेबल प्रोडक्ट्स हैं ले लेते हैं, और फिर उनका एक्सपीरियंस जो होता है उस प्रोडक्ट या उस स्कीम के साथ वो अच्छा नहीं रहता है। पूनम, इनफैक्ट कई लोगों की शिकायत रहती है कि उन्हें म्यूचुअल फंड खरीदना था लेकिन उन्हें यूलिप बेच दिया गया और कहा गया कि इसमें गारंटीड रिटर्न है। ऐसे कैसे किस्से होते हैं, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसके जरिए एक निवेशक और दर्शक भी समझ पाए कि उनके साथ किस तरीके से धोखाधड़ी या झांसा हुआ है? पूनम। स्वाति, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, और इसके बारे और इसके एग्जाम्पल्स में तो हम पूरा दिन बात कर सकते हैं। इतने एग्जाम्पल्स रोजमर्रा में देखने को मिलते हैं। ये बिल्कुल उस तरीके की सी बात है कि जैसे आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं और ट्रैवल एजेंट आपको ऐसी जगह बता दे जो आपको सूट नहीं करती है, आपकी एज को सूट नहीं करती है, आप जितने दिन के लिए जाना चाहते हो उस हिसाब के लिए सही नहीं है, कि वहां घूमने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए और आपका 4 दिन का ट्रिप उधर बना दिया जाता है, और आपके कॉस्ट को वो नहीं मैच करती है। आपके रिस्क यानी एडवेंचर ट्रिप है और आपकी एज नहीं है एडवेंचर लेने वाली, आपको पसंद नहीं, इस तरीके से जिस तरीके से एक रॉन्ग ट्रैवल डेस्टिनेशन एक ट्रैवल एजेंट आपको बता के भेज देता है, और वहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि अरे ये जगह तो हमारे लिए सही नहीं थी, पर आप तो वहां पहुंच गए, यू कैन नॉट कम बैक। तो इस तरीके का सिमिलर होता है जब एक रॉन्ग एडवाइस दे के आपको जब एक रॉन्ग प्रोडक्ट बेच दिया जाता है, और उसके बाद इन्वेस्टर को उसमें से निकलने के लिए सुविधा नहीं होती है। और तब पता चलता है जब वो रिडीम करने जाता है, या जब उसके गोल के मुताबिक वो उस प्रोडक्ट को एनालाइज करता है, तब पता चलता है कि अरे ये तो रॉन्ग प्रोडक्ट था, हमें बेच दिया गया। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स रोजमर्रा में आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत मर्तबा बैंक्स आपको प्रेशर टैक्टिक्स में आके भेज देते कि अरे ये तो प्रोडक्ट बंद होने वाला है, आप लीजिए। एक एग्जांपल जैसे अभी प्रवीण ने बताया कि
यूलिप बेच दिया जाता है गारंटीड रिटर्न्स बोल के, ये भी एक बहुत अहम बार बार होता है। उसके बाद में एक एसेट क्लास का जो क्लासिफिकेशन है कि आपको रिस्क चाहिए ही नहीं और आपको एक रिस्की प्रोडक्ट बेच दिया जाता है कि कहते हुए कि अरे इसमें तो रिस्क लिमिटेड है और आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो 2 साल में आपके रिटर्न अच्छे बन जाएंगे। तो इस तरीके के जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे के जब प्रोडक्ट बेच दिया जाता है और इन्वेस्टर उसमें फंस जाता है, तो फॉर लाइफ उसका उस प्रोडक्ट पे से विश्वास उठ जाता है। और कई बार एज की सुटेबिलिटी भी एक ऐसा कारण है कि आप उस प्रोडक्ट में नहीं निवेश करना चाहिए। जैसे इट इज अ कॉमन नॉलेज कि आप रिटायरमेंट की तरफ जब आते हैं तो आपको रिस्की प्रोडक्ट्स में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड के एग्रेसिव कैटेगरी जैसे मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इट इज एडवाइस कि आप उससे दूर रहें क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स है और रिटायरमेंट में इन्वेस्टर कभी भी रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहता। तो इस तरीके के रॉन्ग प्रोडक्ट्स जब बेच दिए जाते हैं तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है मिस सेलिंग के। इनफैक्ट ये बहुत ज्यादा होता है प्रबलीन कि किसी भी फंड को या किसी भी स्कीम को इतना बढ़ा चढ़ाकर बेच दिया जाता है। हमारे आजकल के टाइम पे तो सोशल मीडिया में भी धूम है इस बात की कि रिकमेंडेशंस काफी ज्यादा होती है। हर प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि ये टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं, यहाँ पर निवेश करें। कुछ साइट्स होती हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर आप क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हर जगह ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। ये भी निवेशकों को जानना और समझना जरूरी है कि कहां से आप ये इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किसी ने बता दिया कि इस फंड ने तो पिछले 1 साल में 20% से ऊपर का रिटर्न दिया या पिछले 3 या 5 साल में बम्पर रिटर्न देने वाला ये फंड रहा है, और जैसे ही निवेश किया तो पता चलता है कि 1 साल हो गया, कोई रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो ये भी क्या मिस सेलिंग की श्रेणी में आ सकता है कि किसी के कहने पर आपने अच्छे रिटर्न के चक्कर में किसी फंड में निवेश कर दिया, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ नहीं? जी स्वाति जी, आई थिंक इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हमें गलत एडवाइस दी गई, इंफॉर्मेशन को कंप्लीटली हमें नहीं बताया गया, और इसके कोर में कहीं ना कहीं ये है कि एज इन्वेस्टर शायद हम भी चाहते हैं कि हम झटपट से अपना पैसा खूब तेजी से उसको बढ़ा लें, दुगना तिगना कर दें, जो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले तो पास्ट रिटर्न्स देख के अगर आपको कोई दिखा रहा है कि देखिए, जैसे अगर हम 2020 की बात करें और वहां पे हम आईटी के रिटर्न्स देखें तो करीबन 60-70% तक रिटर्न्स दिए हैं स्कीम्स ने। तो अगर आप उसको देख के निवेश कर रहे हैं तो आज आपका मन खट्टा होगा, क्योंकि उस टाइप के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करना अब इस दौर में जब सारी इकोनॉमीज खुल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, अब हमारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। यानी कि पूरी जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। कम समय के आपने रिटर्न्स देख लिए और आपको लगा कि बहुत सही है, यानी कि टू गुड टू बी ट्रू जिसको कहते हैं, कि उन रिटर्न्स के चक्कर में नहीं आना चाहिए निवेशकों को। और ये डेफिनेटली एक तरीके की मिस सेलिंग है। मिस सेलिंग स्वाति जी यहाँ पे एक और तरीके की है, एक फोमो क्रिएट करना, कि इन्वेस्टर्स को लगना शुरू हो जाता है कि अगर हमने इस प्रोडक्ट में या इस म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डाला तो हमारा पोर्टफोलियो अधूरा रह जाएगा, हम अपनी लाइफ टाइम की एक अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएंगे। और ज्यादातर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब कोई नया फंड आता है या इवन आईपीओज आते हैं, कोई दूसरा फंड लॉन्च होता है, तब एक अजीब तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जहां पे उसी का एक प्रोजेक्शन जो होता है बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी में रखा जाता है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़े ठंडे दिमाग से, तो बिल्कुल भी जल्द में नहीं, बहुत समझबूझ से अपने इन्वेस्टमेंट्स का डिसीजन लेना चाहिए, और थोड़ी सी जो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें लग रही हों उनसे तो बल्कि ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। तो किसी भी तरीके के म्यूचुअल फंड में कोई आपको झांसा दे मल्टी बैगर होने का, जबरदस्त रिटर्न का, जाइए, समझिए, जागरूक बनिए। एनएससी की वेबसाइट, बीएससी की वेबसाइट, एमफी की अपनी वेबसाइट, सेबी की वेबसाइट है जहां पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। क्रेडिबल सोर्सेज से इसकी इंफॉर्मेशन लीजिए। जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, उन्हीं से जानकारी लेकर अपना प्रॉपर होमवर्क करके ही किसी स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, ना फिर किसी के भी कहने पर। तब आप किसी भी झांसे में आने से बच सकते हैं और मिस सेलिंग का शिकार होने से बच सकते हैं। फिलहाल कुछ दर्शकों से बात करते हैं जिनके सवाल हमारे पास आए। सबसे पहले
विशाल जोपे हमारे साथ इस वक्त है। विशाल जी नमस्कार, कहाँ से हैं आप? और बताइए, आपने अपना एक निवेश पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, थोड़ा जरा बताइए उसके बारे में। कहाँ कहाँ निवेश कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैडम। मैं पुणे से बात कर रहा हूँ विशाल। मेरा पोर्टफोलियो जो है मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। मेरा इन्वेस्टमेंट जो है मंथली SIP का 13,000 है एंड उसके अलावा PPF और VPF में मिला के एडिशनल 10,000 मेरा इन्वेस्टमेंट रहता है। तो मेरा गोल जो है रिटायरमेंट का तो 1 या 2 करोड़ का है मेरा। और मैं फिलहाल तो 15-20 साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो जो मेरे फंड एक्चुअली जो मैंने शेयर किए हुए उसके रिलेटेड थोड़ी जानकारी चाहिए। ओके, 15 साल आप, ये आपका रिटायरमेंट प्लान है खाली जिसके लिए आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाह रहे हैं विशाल जी? हाँ मैडम। ओके, पूनम आपसे समझेंगे, इनके पास कुछ SIP के फंड्स हैं, कुछ एक मुश्त निवेश भी इन्होंने किया हुआ है। कुल पोर्टफोलियो की वैल्यू इन्होंने बताई है लगभग कुछ 6,60,000 रुपए की। कुछ PPF VPF में भी इनका मंथली इन्वेस्टमेंट है। जो उन्होंने 15 साल में जिस रकम की ये चाह रख रहे हैं, सबसे पहले रिटायरमेंट के लिए 15 साल के बाद 1 करोड़ क्या काफी है? और जो उनका मौजूदा इन्वेस्टमेंट है और जो उनके फंड्स है, उन पर आपका क्या सजेशन है? देखिए स्वाति, ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। एक तो विशाल जी का जो गोल है कि इन्हें 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए फॉर रिटायरमेंट, और आपने सही पकड़ा कि ये 1 करोड़ रुपए क्या इनफ है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो रिटायरमेंट प्लानिंग में जो सबसे अहम बात है जो निवेशक फैक्टर इन नहीं करते, वो है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन अगर फैक्टर इन नहीं किया तो आप रिटायरमेंट गोल में बिल्कुल भी अपने जो भी आपके नीड्स है उसको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आप अगर हम एग्जाम्पल 15 साल का ही लें, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 1 लाख रुपए से अभी आपके घर खर्च और आपकी नीड्स पूरी हो रही है, तो उसको अगर हम इन्फ्लेशन से फैक्टर इन करेंगे तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एट 60 आपको 2.4 लाख रुपीज चाहिए। तो हमें बंदोबस्त करना है 2.4 लाख का, ना कि 1 लाख जो हमें अभी काम में आ रहे हैं प्रति माह। तो अगर हमने 2.4 लाख की तैयारी नहीं करी और 1 ही लाख की करी, तो आपके रिटायरमेंट की जो सारी नीड्स है वो नहीं होगी। इसलिए हमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से रिटायरमेंट को कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी बात, इनकी एज अभी 38 ईयर्स है। 15 साल के बाद ये रिटायरमेंट की चाह रख रहे हैं, रिटायरमेंट कॉर्पस की। तो क्या वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं? और अगर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, जो नीड ऑफ रिटायरमेंट मनी है वो बढ़ जाएगी। यानी यूजुअली 60 to 65 से लेके हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर 85 to 90 लेते तो वो जो पीरियड है वो बढ़ जाता है। इसके लिए हमें रिटायरमेंट कॉर्पस भी बढ़ जाता है। अगर विशाल जी का हम जो ये चाहते हैं वो अगर गोल लेके आके चले कि 15 साल में इन्हें कितना निवेश अभी करना होगा जिससे ये आफ्टर 15 इयर्स एक कॉर्पस जमा कर सके, जिससे इन्हें प्रति माह 2.4 लाख मिले। और वो 2.4 लाख भी इन्फ्लेशन से तो इफेक्ट होंगे ही, तो इसलिए उन्हें उसको भी फैक्टर इन करते हुए अगर हम कैलकुलेट करें तो मुझे लगता है इन्हें 6.5 से 7 करोड़ रुपए का कॉर्पस चाहिए टू गेट द रिटायरमेंट नीड्स इन प्लेस। और उसके लिए ये 15 साल में इन्हें रिवर्स कैलकुलेशन होगा पूरा। उसके लिए इन्हें करंटली कम से कम 1 लाख रुपए प्रति माह निवेश करना होगा। और अभी जो उनकी हाल फिलहाल जो इन्वेस्टमेंट राशि है वो इंक्लूडिंग PPF एंड VPF इनकी आती है 21,500 रुपए। तो ये बहुत बड़ा गैप है। अब इस गैप को हमें समझना है कि या तो ये बढ़ा सकते हैं अपनी SIP 1 लाख की, या अपना जो रिटायरमेंट पीरियड है महज उसको जो यूजुअल रिटायरमेंट एज है 60 इयर्स की उधर ले जाए। अब वो करने के लिए इन्हें 22 साल की देरी है। और अगर 22 साल अगर ये रुक सकते हैं तो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। कंपाउंडिंग फैक्टर उसके अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट नीड होगी वो सिर्फ 6 करोड़ रह जाएगी कॉर्पस की। और अभी जो निवेश करने की राशि है वो कम होगी, सिर्फ 25,000 हो जाएगी, जिससे ये बिल्कुल गैप मीट कर सकते हैं। तो ये तो एक बात हो गई इनके रिटायरमेंट नीड्स की।
अब बात करें इनके पोर्टफोलियो की, तो इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा नॉट वेल डाइवर्सिफाइड है। इसको पूरी तरीके से हम डाइवर्सिफाई करें तो ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना पाएंगे। इनके करंटली जो स्कीम्स है उसके अंदर 2 फ्लेक्सी कैप है, एक हाइब्रिड फंड है जो मुझे नहीं लगता जरूरत है हाल फिलहाल, और एक थीम फंड है। तो हम इसे चेंज करके एक HDFC फोकस जो इनका चालू है फंड, एक फोकस बहुत बेहतरीन फंड परफॉर्मेंस है, इसमें चालू रखें। SBI स्मॉल कैप ये इंक्लूड कर ले क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी लॉन्ग रन में अच्छा रिटर्न देती है। कोटक इमर्जिंग फंड प्योर मिड कैप कैटेगरी का फंड है, इसे ये अपने पोर्टफोलियो में निवेश करें। और जो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में इनका फंड चालू है, इसे ये चालू रखें। तो इस तरीके से 2 फंड चेंज करने से इनका पोर्टफोलियो में बेहतर डाइवर्सिफिकेशन आएगा और लॉन्ग टर्म में अच्छा वेल्थ क्रिएट। ओके विशाल जी, होपफुली आपने सुना होगा आपको अपने निवेश में, पोर्टफोलियो में कैसे बदलाव करने की जरूरत है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले कॉलर के पास चलते हैं, पुणे से जॉय घोषाल हमारे साथ है। जॉय, बहुत स्वागत करते हैं आपका। आपने सवाल भेजा था अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, थोड़ा सा और डिटेल्स में बताएंगे। आप जो अभी SIP कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या है, कब तक के लिए आपने कितनी राशि जोड़ने की तैयारी की है? Hi Swati, I'm Joy from Pune. So मैंने already details share की है. So these are different objectives that I have. Right. Something possibly like I have an aim for, like one is for my retirement, one is for my kid's study or his marriage and things and so on. So मुझे ये जानना था कि जो मैंने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं, whether they are right enough, because I see Axis Mutual Fund is not doing that good enough. So I wanted an opinion on that from your expert. And secondly, I wanted to add some more things in for possibly invest more in mutual funds, possibly an index fund, or expert can suggest whether I can should I go for a small cap or flexi cap, mid cap, large cap. ओके जॉय, मुझे 1-2 जानकारी प्लीज दीजिए। आपकी अभी एज क्या है और ये क्या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, प्लस आपके बच्चों की पढ़ाई और उनकी मैरिज की प्लानिंग है? Absolutely. And my age is 42. आपकी एज क्या और कितने टाइम के बाद रिटायरमेंट का गोल? 42। ओके, Yes. ऑल राइट। तो कुछ फंड्स हैं इनके जिसके मुताबिक इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया। इनफैक्ट मैं चाह रही हूँ जॉय, आप हमारे साथ फोन लाइन पे बने रहें। दर्शकों से बातचीत कर रहे हैं प्रबलीन और पूनम रुंगटा हमारे साथ है। प्रबलीन, जॉय घोषाल से हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, जिन्होंने बताया कि उनकी SIP जो चल रही है जिन फंड्स में, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई शादी के लिए कैसे उनके फंड्स आपको लग रहे हैं। एज उनकी 42 है, उस हिसाब से कैसा आपको प्लान लगा है उनका? जी स्वाति जी, जो जॉय जी का, पहले हम लोग इनके गोल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है कि उनके करंट, जैसे उनका घर का खर्चा क्या है, वो जानना बेसिक एक रिक्वायरमेंट हो जाती है, और उनकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स अदर देन म्यूचुअल फंड्स क्या है जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें। पर अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूं कि आज उनकी उम्र 42 इयर्स है, 60 साल में रिटायर होंगे, और मान लेते हैं कि आज उनका घर का खर्चा करीबन 40,000 है, तो ये खर्चा बढ़ के करीबन 1,28,000 हो जाएगा बाय द टाइम वो रिटायर होते हैं। और अगर 85 इयर्स का एक हम लाइफ स्पैन लेके चलते हैं, तो उनको आज की तारीख में करीबन 45,000 रुपीज पर मंथ डालने की जरूरत है अपने रिटायरमेंट गोल के लिए, ताकि करीबन वो एक 4 करोड़ का कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर पाए। और ये हमने 11% के पोर्टफोलियो रिटर्न्स की कैलकुलेशन से किया है। अब यहाँ स्वाति जी, अगर वो ऑलरेडी कुछ EPF या PPF में कर रहे हैं तो उसको फैक्टर इन करके ये अमाउंट थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। प्लस उनके घर का जो असली एक्सपेंस है वो क्या है, क्योंकि हमने एग्जाम्पल लिया है। लाइकवाइज अगर उनके बच्चे का हम देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं कि आज बच्चे के लिए उनको 20 लाख रुपए की जरूरत है, और ये मान लेते हैं कि 10 साल बाद रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्हें पहला गोल अपना 10 साल पे रखा था, तो मैं ये मान लेती हूँ कि उनके बच्चे के लिए चाहिए। तो जो एजुकेशन इन्फ्लेशन इंडिया है वो करीबन 8 से 10% की है। वो एक जो जनरल इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा महंगी है आज की तारीख में पढ़ाई। तो यही खर्चा करीबन 43 लाख हो जाएगा। उसके लिए उनको करीबन 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत होगी म्यूचुअल फंड्स में। और उनकी अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है वो 12,000 रुपए महीना है, जिससे वो अगले 10 साल में सिर्फ 33 लाख करीबन जमा कर पाएंगे। तो पहले तो स्वाति जी रिवर्स कैलकुलेशन करने की जरूरत है। अपने गोल सेट करें, पूरी इंफॉर्मेशन अपनी पेन डाउन करें कि क्या इन्वेस्टमेंट उनको रिक्वायरमेंट क्या होगी, कितने पैसे की,
आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद और 20 साल बाद, और उसके हिसाब से सारी जो करंट इन्वेस्टमेंट्स है उनको एक साथ जोड़ के देखा जाएगा कि उनको कितना और पैसा डालने की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो रिटायरमेंट का एक गोल हो जाता है स्वाति जी, वहां पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि आप अपनी रिटायरमेंट में क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हम यहाँ पे 5% के विड्रॉल रेट को लेके चल रहे हैं, क्योंकि टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा कल को जब ये विड्रॉ करेगी अपने कॉर्पस से, और इंटरेस्ट रेट्स ऊपर और नीचे भी जा सकते हैं, तो बहुत हाई रिटर्न्स पे हम रिटायरमेंट कॉर्पस को भी नहीं मान रहे कि वहां से ये पैसा जनरेट करेंगे। जहां तक इनके पोर्टफोलियो का सवाल है, अभी इनके पास एक ELSS फंड है, एक लार्ज कैप, 2 फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप। मेरे ख्याल से दोनों फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और जो ELSS है, टैक्स सेवर है, ये सारे ही लार्ज कैप ओरिएंटेड हैं। करीबन 60 से लेके 80% से ज्यादा पैसा लार्ज कैप में है, तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का टिल्ट बहुत ज्यादा झुकाव है लार्ज कैप की तरफ। तो मेरी सलाह होगी कि अगर EPF या PPF कर रहे हैं टैक्स सेविंग के लिए, तो फिर म्यूचुअल फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ये एक कोई फंड कंटिन्यू कर ले, पराग पारेख को कंटिन्यू कर ले, बिकॉज वहां थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर हो रहा है दोनों फ्लेक्सी कैप में से, और एक्सिस और कोटक को मिला के मेरे ख्याल से सिंपली कोटक के चाहे निफ्टी 50 में डाल लें एक इंडेक्स फंड में, और उसके साथ साथ एक मिड कैप इंडेक्स का चुनाव या फिर एक मिड कैप एक्टिव फंड को जोड़े अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा कंप्लीट बनाने के लिए। ये बेसिक्स हो गए स्वाति जी, और उसके बाद जब ये इतना अपना रिस्ट्रक्चरिंग कर लें, उसके बाद जब इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट की बात होगी उसी में अभी एड ऑन करें, और जब उसके बियॉन्ड जाते हैं तब शायद हम एक और फंड उसमें बढ़ा सकते हैं। शो के एंड में पूनम मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि कई लोग जो कि इस तरीके की मिस सेलिंग का शिकार होते हैं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है शिकायत का? क्या सेबी की तरफ से कोई ऐसा रिड्रेसल है मैकेनिज्म, पोर्टल है, कोई तरीका है जहां पर एक निवेशक अपनी शिकायत या अपनी बात रख सकते हैं और जहां से सही जानकारी जुटा सकते हैं? एब्सोल्युटली स्वाति, सेबी एक रेगुलेटर है सारे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे म्यूचुअल फंड का इक्विटी हो। तो आप सेबी का जो रिड्रेसल सिस्टम ग्रीवेंसेस है, उसका नाम है स्कोर्स, सेबी कंप्लेंट्स एंड रिड्रेस सिस्टम। उसमें आप इंटरमीडियरी के खिलाफ या बैंक के खिलाफ या जो भी आपके साथ मिस सेलिंग हुई है उसके खिलाफ विद प्रूफ अपने पैन और अपनी पूरी डिटेल के साथ जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एक यूनिक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है, और उसको फॉलो अप करते हुए आप अगर ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपको मिस सेलिंग हुई है तो डेफिनेटली सुनवाई होगी, और उसके जो भी जिसने भी आपके लिए मिस सेलिंग करी है आपके साथ, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस, और मुझे लगता है हर एक जिसके साथ ऐसे मिस सेलिंग हुई है उसे इस सिस्टम में अपने आप को रजिस्टर करके जरूर कंप्लेन करनी चाहिए, ताकि आगे चल के मिस सेलिंग के अगेंस्ट काम हो सके। ओके, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आप किसी झांसे में आए ही ना, जागरूक बनना है तो थोड़ी जानकारी रखें अपने निवेश के बारे में। जो निवेश आपके लक्ष्य को सूट ना ही करे वो करने का फायदा नहीं, देखा देखी में निवेश करने का फायदा नहीं, और किसी भी स्कीम में फंड में निवेश करने से पहले उसकी बारीकियां समझना जरूरी है। तो उस फंड के अपने AMC के वेबसाइट पर जाकर समझ सकते हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं, या फिर AMFI की वेबसाइट पर भी जाकर किसी भी स्कीम के बारे में सही जानकारी लेकर आप जागरूक निवेशक बन सकते हैं और हो सकते हैं मिस सेलिंग के शिकार से मिस सेलिंग का शिकार होने से बच सकते हैं। धन्यवाद करेंगे पूनम आपका और प्रवीण आपका भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।